है एवरीवन, टू द पॉइंट सीरीज़ में आप लोगों का वेलकम है। और इसके पहले मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं हिस्ट्री पर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बता रही हूँ जिसमें पिछले 5 सालों में काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन कोई भी टीचर या कोई स्टूडेंट, इनफैक्ट इन आप में से भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस टॉपिक को कभी पढ़ा ही नहीं। आज हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो पोर्चुगल्स के द्वारा, फ्रांसीसीज के द्वारा और ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे देश में बिल्ड किया गया। उसके डिज़ाइनर कौन थे या कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने यूरोपियन कंपनीज के द्वारा बिल्ड किए गए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या था ब्रिटिश रूल में। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। कैसे क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। नहीं तो आप ना खुद से भी पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जनरली सभी लोग इस टॉपिक को पर्टिकुलर स्किप कर देते हैं या अलग से नहीं पढ़ते, लेकिन हम यहाँ पे टू द पॉइंट सीरीज चला रहे हैं तो हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड बातें ही करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आज की क्लास के नोट्स आपको लेने हैं तो हमारी वेबसाइट पे जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सब पहला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सटेंड फ्रॉम ब्लैंक इन इंडिया। तो जो जीटी रोड है, जो आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड है, वो भारत में कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोलकाता से लेकर अमृतसर। कोलकाता से लेकर अमृतसर भारत में ये एक्सटेंड है। तो आइए अब हम इस ग्रैंड ट्रंक रोड से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखते हैं। अभी तक हम केवल इतना पढ़ पाए हैं कि 16th सेंचुरी में जो है वो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, है ना। ये बात हम हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि शेर शाह सूरी ने बिल्ड नहीं कराई, बेसिकली उसको एक्सटेंड कराया है, क्योंकि ये रोड तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के समय से उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था और ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस रूट का उपयोग किया जाता था। ये बात भी मैं नहीं कहती, ऐसा अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है। आइए हम पूरी कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको उत्तरापथ भी बोल सकते हो, द सिल्क रूट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रूट जो है वो काबुल, अफगानिस्तान के काबुल से स्टार्ट होता हुए बांग्लादेश तक जाता है। कहाँ तक, चिटगांव बांग्लादेश तक जाता है। आप देखेंगे तो काबुल के बाद रावलपिंडी, अमृतसर, अटारी, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ढाका और चिटगांव, ये पूरा रूट आपको यहाँ पे जीटी रोड का देखने को मिलेगा। भारत में पूछा था तो भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ढाका और चिटगांव है तो हमारे पड़ोसी मुल्क में चले जाते हैं। यहाँ पे रावलपिंडी को भी हटा दो, ये भी पड़ोसी मुल्क में जाता है। हम बात करेंगे अमृतसर से लेके कोलकाता, तो अमृतसर से कोलकाता तक का जो ये रूट है ये भारत में एग्जिस्ट करता है। लगभग 2500 किलोमीटर का ये रूट है, जिसको सड़क ए आजम, बादशाही सड़क, सड़क ए शेर शाह के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिशर्स ने इसे नाम दिया था ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, इतनी चीज़ें। और आज भी प्रेजेंट इंडिया में भी हम इस जीटी रोड का यूज़ करते, कई सारे स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज से कनेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनएच आपका 44 है, आपका NH 19 है, तो ये भी एक तरीके से छोटा मोटा हिस्सा जो है इसका जीटी रोड का, वो इन नेशनल हाईवे से होकर गुजरता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब उत्तरापथ के बारे में बात करें तो ये आपका उत्तरापथ है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये उत्तरापथ है। और यहाँ पर ही तो पूरा आपका मौर्य साम्राज्य देखने को मिलता था ना। तो इन लोगों ने ही इस रूट को डेवलप किया था फॉर ट्रेडिंग पर्पस। सेंट्रल एशिया तक ये लोग जाते थे। ये उत्तरापथ है और इसके बारे में पन्नी की जो बुक है, आचार्य पन्नी की जो बुक है अष्टाध्यायी, उसमें ये बातें मिलती हैं। और जो जातक कथा है, जातक कथाओं में भगवान बुद्ध की स्टोरीज है ना, तो जातक कथाओं में भी इस पथ का, इस रास्ते का उल्लेख मिलता है। ये जो पीले कलर का दिखाई दे रहा है ये आपका दक्षिणापथ है। और ऐसा लिखते हैं, ऐसा अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र किसकी है, कौटिल्य की है ना। अर्थशास्त्र की जो है कौटिल्य की, उसमें लिखा है कि जो दक्षिणापथ और उत्तरापथ है वो कौसंबी में मिलते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारे जो एंशियंट बुक हैं, लिटरेचर्स है, उससे भी हमको ये जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया। तो जीटी रोड के बारे में अगर किसी शासक का नाम पूछे तो आपको शेर शाह सूरी पे टिक करना है, शेर शाह सूरी। ओके है इतनी चीजें। चलो आगे बात कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा गया था, द आर्म्स एक्ट विच डिसअलाउ इंडियन फ्रॉम हैविंग आर्म्स वॉज पास्ड इन। तो देखिएगा यहाँ पर जब 1857 का रिवॉल्ट हो चुका था, उसके बाद हमारे देश में एक एक्ट आया जिसको हम क्या कहते हैं, आर्म्स एक्ट कहते हैं। ये एक्ट 1878 में आया था और इस एक्ट में कहा गया था कि कोई भी इंडियन जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो बिना लाइसेंस के वो अपने साथ हथियारों को नहीं रख सकते। लेकिन ये जो रूल बनाया गया था वो ब्रिटिशर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता था। ब्रिटिशर्स हथियारों को अपने साथ रख सकते थे, इंडियंस, वही इंडियंस जिनके पास लाइसेंस होगा वो हथियारों को कैरी कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन के बारे में हम बात करते हैं। लॉर्ड लिटन जो है वो 1876 से लेकर 1880 तक जो है वो गवर्नर बन के रहता है ये हमारे देश में। अब इसने क्या किया, इसने एक एक्ट पास किया जिसको इंडियन आर्म्स एक्ट कहते हैं 1878 में, अकॉर्डिंग टू विच इट वाज क्रिमिनल ऑफेंस फॉर इंडियंस टू कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस। यहाँ पे बोला गया कि क्रिमिनल ऑफेंस होगा अगर कोई इंडियन बिना लाइसेंस के हथियारों को कैरी करता है, बट ये एक्ट ब्रिटिशर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता था। लिटिन के समय पे आप देखेंगे सेकेंड अफगान वॉर भी हुई थी, ठीक है ना। अगर आप सेकेंड अफगान वॉर क्यों हुई थी, ये आर्म एक्ट में और क्या बातें थी, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटिन ने ही पास करवाया था, इसमें क्या बातें थी, अगर आप इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप एक सेपरेट प्लेलिस्ट देख पा रहे होंगे जहाँ पे मैंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया पे वीडियो बनाए हुए हैं। रॉबर्ट क्लाइव से मैंने कहानी को शुरू किया था, तो उन वीडियो में आपको हर एक इंडिविजुअल वायसराय या गवर्नर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और उन्होंने अपने टेन्योर में क्या क्या काम किया वो भी आपको वहां से मिल जाएगा। जैसे लिटिन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था, आर्म्स एक्ट पास हुआ था, सेकेंड अफगान वॉर हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, उन्हें केसरी हिंद, है ना, केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था। ये लिटिन के समय की बात है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो पूछा गया था। In which year was the foundation stone for Gateway of India laid down in Bombay? तो बॉम्बे जो वर्तमान का मुंबई है वहां पर आपको गेटवे ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, है ना। आई थिंक आप लोग में से कई लोगों ने देखा भी होगा ये गेटवे ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है कि इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, तो इसका फाउंडेशन स्टोन 1913 में रखा गया, 1913 में रखा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया, आप खुद देख सकते हैं। पिछले 5 सालों में केवल और केवल ये एसएससी सीजीएल के प्रश्न हैं, आज केवल सीजीएल के प्रश्न है। तो पिछले 5 सालों में ये प्रश्न आए हैं। एमटीएस, रेलवे और दूसरे एग्जाम तो छोड़ ही दो, वहां से तो मैंने अभी डेटा उठाया नहीं है, ये सीजीएल मात्र के प्रश्न है। और आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, इसलिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन स्टोन 1913 में रखा था। क्यों बनाया गया, क्या जरूरत आ गई गेटवे ऑफ इंडिया बनाने की, तो आप लोगों को दिल्ली दरबार के बारे में पता होगा। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इंतजार करो, टू द पॉइंट सीरीज में हम आने वाले समय में दिल्ली दरबार पे भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाना था 1911 में, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज 5 भारत आए हुए थे विजिट पे। ठीक है, 1911 दिसंबर में। तब यहां पर डिसाइड किया गया था कि हम क्या बनाएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे 1913 में रखा गया, 1913 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और ये जो आर्किटेक्ट आप देखेंगे ये हिंदू और मुस्लिम का एक कंबाइन आर्किटेक्ट है, हिंदू और मुस्लिम्स का एक कंबाइन एक आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसके जो चीफ आर्किटेक्ट है ना, जिन्होंने ये पूरा डिजाइन किया है वो कौन है, जॉर्ज विट जो है वो इसके चीफ आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और 1924 में इसका काम कंप्लीट हुआ था। तो क्वेश्चन बनेगा कि कब से कब तक, तो 1913 से लेकर 1924 तक ये काम चला था। 1913 में फाउंडेशन स्टोन रखा, 1924 में ये गेटवे ऑफ इंडिया बन के कंप्लीट हुआ। 24 लाख रुपए उस समय लगे थे। ठीक है, और जो गेटवे ऑफ इंडिया का जो लार्ज आपका ये आर्क दिख रहा है ना, ये जो आर्च दिख रहा है आपको, ये आर्च 26 मीटर का है, ये आर्च जो है वो 26 मीटर का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जिसको आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जानते हैं, मुंबई में है ना। इसको किस पीरियड में बनाया गया था, तो देखो मुझे नहीं पता आंसर, मुझे नहीं पता। जैसे इस बच्चे ने दूसरा आंसर क्लिक कर दिया है जबकि दूसरा गलत है, तो मुझे नहीं पता। अब थोड़ा सा लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो ना,
किसी चीज़ अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, और हिस्ट्री बहुत बड़ी है ना, सारी चीज़ें तो याद रहती नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना ज़रूरी है। कैसे एलिमिनेट करोगे? सबसे पहली चीज़ तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि केसरी हिंद का टाइटल रानी विक्टोरिया को मिला, और रानी विक्टोरिया भारत में कब से रूल करना शुरू की? 1857 के रिवॉल्ट के बाद। ये कहानी तो पता है ना कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को ले लिया गया और सारा कंट्रोल भारत का ब्रिटिश क्राउन मतलब रानी विक्टोरिया को दे दिया गया। तो 1857 के बाद ही ये सारा पिक्चर आया होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब रानी विक्टोरिया 1901 में मर जाती हैं, इनकी डेथ हो जाती है। तो जो भी कार्यक्रम घटना हुई होगी 1901 के पहले हुई होगी। तो देखो, ये चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। बचेगा कौन? गरीब। एक तीसरा, तो वही सही आंसर है। क्लियर हो पा रहा है इतनी चीज़ें कि कैसे एलिमिनेट करना है? तो यहाँ पे जो विक्टोरिया टर्मिनस है वो 1878 से 1888 के बीच में बना है। इसको बनने में 10 साल का समय लगा है। ठीक है, कितने साल का समय लगा है? 10 साल का समय इसको बनने में लगा है, जिसको आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जानते हैं। और ये वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दे दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही इसका टेक केयर करने का काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही इसका टेक केयर करने का काम करती है। ठीक है, ये देखा होगा, बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, मज़ा आ जाता है इसको देखकर। ठीक है, तो ये विक्टोरियन आर्किटेक्ट है। ये कौन सा आर्किटेक्ट कहलाता है? ये विक्टोरियन आर्किटेक्ट कहलाता है। और इसके डिज़ाइनर F.W. स्टीवेंस है। F.W. स्टीवेंस का नाम याद रख सके तो रख लीजिएगा। F.W. स्टीवेंस जो हैं वो, जैसे आप, चलो F.W. नहीं याद हो रहा है तो EWS तो याद हो सकता है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हम बोलते हैं EWS। तो E को आप F कर दो, FWS। तो FW मतलब F.W. स्टीवंस। यहाँ पे विक्टोरिया टर्मिनल को इन्होंने तैयार किया है, विक्टोरियन आर्किटेक्ट में तैयार हुआ है। 10 साल इसको कंप्लीट होने में लगे हैं। 1878 से शुरू हुआ था, 1888 में बन के ख़त्म हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये प्रॉपर्टी आती है। और बॉम्बे सिटी जो है वो एक गॉथिक सिटी है ना। यहाँ की जो पूरी बहुत सारी बिल्डिंग है यहाँ पे इस तरीके की विक्टोरियन आर्किटेक्ट की, आपको इस पूरे प्रोमाइसेस में इतनी सारी बिल्डिंग दिखेंगी, जिसमें सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इसे गॉथिक सिटी भी कहा जाता है। तो गॉथिक सिटी हम बॉम्बे को कहते हैं। ओके, इतनी चीजें। चलो अगली बात कर लेते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ईयर वॉज द करेंसी बिल्डिंग इन BBD बाग और डलहौजी सर्कल या एरिया ऑफ कोलकाता कंस्ट्रक्टेड? तो करेंसी बिल्डिंग जो है वो 1833 में बनाई गई थी। 1833 में करेंसी बिल्डिंग को बनाया गया था डलहौजी एरिया में। ठीक है, कोलकाता में आपको ये देखने को मिलेगी। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये क्या है? हमारा इंडिया गेट है। इंडिया गेट से भी देखो क्वेश्चन उठ के आया है एकदम। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स बियर अ सिमिलरिटी टू द फ्रेंच वॉर मेमोरियल द आर दी ट्रम्प? तो फ्रेंच वॉर मेमोरियल से इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट जो है वो सिमिलरिटी रखता है? तो बात समझ में आ रही है कि वॉर मेमोरियल मतलब कोई वॉर हुई होगी, कोई युद्ध हुआ होगा जिसमें बहुत सारे हमारे देश के जवान शहीद हो गए होंगे और उनकी याद में कोई मेमोरियल बनाया गया होगा। तो ऐसा मेमोरियल कौन सा है? विक्टोरिया मेमोरियल तो नहीं है, चार मीनार नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, बचा कौन? इंडिया गेट है ना। गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया था? जब भी आपका दिल्ली दरबार हुआ था, है ना। विक्टोरिया टर्मिनल आपको विक्टोरिया के समय बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया गेट जो है वॉर मेमोरियल है, बिल्कुल सिमिलरिटी रखता है फ्रेंच वॉर मेमोरियल से। ठीक है, देखो ये है इंडिया गेट और ये है फ्रेंच वॉर मेमोरियल। इंडिया गेट के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया गेट जो है इसका फाउंडेशन स्टोन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रखा गया। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो कई सारे जवान जो ब्रिटिश आर्मी में थे, इंडियंस, वो मारे गए थे, डेथ हो गई थी, है ना। तो उन लोगों की याद में पूरा वॉर मेमोरियल बनाया गया था और इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो 1921 में रखा था, 1921 में। 1921 में से रखा गया था बाय द ड्यूक ऑफ कनॉट। ठीक है, 10 फरवरी 1921 में इसको फाउंडेशन स्टोन रखा गया था इंडिया गेट का। सर एडविन लुटियन वॉज द चीफ डिजाइनर। आप सभी को पता है दिल्ली को हम क्या बोलते हैं? लुटियन की दिल्ली। क्यों? क्योंकि उसके जो आप राष्ट्रपति भवन देखते हैं और जो पार्लियामेंट हाउस देखते हैं और आसपास का जो भी आप प्रेमाइसेस देखते हैं वो लुटियन ने बनाया है ना। आर्किटेक्ट कौन है? लुटियन है। तो इसलिए सर एडविन लुटियन जो है वो चीफ डिजाइनर है। और इसे इनॉग्रेट जो है वो 1931 1931 में किया। मतलब इसमें भी 10 साल लग गए, 1921 से लेकर 1931 तक। और इनॉग्रेट किसने किया था? उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे।
है ना। तो इरविन के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस के वॉर मेमोरियल से कौन सिमिलरिटी रखता है, तो इंडिया गेट सिमिलरिटी रखता है। इंडिया गेट का फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था, 1921 में रखा गया था। इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन है, तो सर एडवर्ड लुटियन है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस वॉर की मेमोरी में इसको बनाया गया, तो अफगान वॉर एंड वर्ल्ड वॉर 1 की मेमोरी में इसको बनाया गया था। कब कंप्लीट हुआ, 1931 में कंप्लीट हुआ। इनॉग्रेट किसने किया, तो लॉर्ड इरविन ने इसको इनॉग्रेट किया। कैसे बना है, तो भरतपुर के जो रेड स्टोन है, भरतपुर के रेड स्टोन से इसको तैयार किया गया है। इतनी चीजें क्लियर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, तो आपको ये सारी बातें यहाँ से पता चल रही होंगी। अगली बात करते हैं अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति को जो है वो जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो उसकी मेमोरी में अमर जवान ज्योति को जलाया गया था। ठीक है, अमर जवान ज्योति को तैयार किया गया था और इसको अनवील करने का काम, इसको इनॉग्रेट करने का काम 1972 में, उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात कर ले, इतनी चीजें क्लियर हो गई है। चलो, तो ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो मैंने बता दिया। बहुत सारे और भी आर्किटेक्ट हैं, पोर्चुगल्स ने बनवाए हैं, फ्रांसीसीज ने बनवाए हैं और ब्रिटिशर्स ने बनवाए हैं। तो एक एक करके हम इन आर्किटेक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कभी क्वेश्चन दिख जाए इनके आर्किटेक्ट के बारे में पूछ ले तो आप कम से कम आंसर कर पाओ। ठीक है, आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि पिछले 5 साल के एसएससी सीजीएल का तो मैंने कवर करा दिया, एमटीएस और रेलवे के भी क्वेश्चंस आप देख लो इस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन से आए हैं और उनको एक बार कर लो। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं पोर्चुगीज आर्किटेक्ट। तो पोर्चुगल्स आप देखेंगे सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में भारत से गए हैं। ठीक है, इन लोगों ने जनरली चर्चेस बनवाए हैं, चर्च बनवाए हैं। और चर्च कहाँ बनवाए होंगे, जहाँ पर ये रहे हैं, जैसे कि गोवा में रहे हैं लंबे समय तक। तो गोवा में आपको देखोगे बहुत सारे चर्च हैं जो पोर्चुगल्स ने बनवाए हैं और उनमें से कई चर्च जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल है। राइट, अब पूछा जाएगा कि पोर्चुगल्स ने सबसे ज़्यादा कौन से आर्किटेक्ट बिल्ड किए हैं, तो आप कहेंगे आंसर चर्च किए हैं। अब यहाँ पे जो पोर्चुगल आर्किटेक्ट है वो किस स्टाइल में है, तो ये इबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट है। आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको पोर्चुगल की बिल्डिंग्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि चर्चेज ऑफ गोवा है ना, फ्रांसिस चर्च एट कोचीन 1510। ऐसा बोला जाता है कि जो फ्रांसिस चर्च एट कोचीन है इज बिलीव टू बी द फर्स्ट चर्च बिल्ड बाय द यूरोपियन इन इंडिया। यूरोपियन के द्वारा बनाया गया भारत में ये पहला चर्च भी बताया जाता है। आप कुछ और चर्च यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि से कैथेड्रल इन गोवा। गोवा का एक कैथेड्रल चर्च है जो कि बारोक स्टाइल में बनाया गया है और ये स्टाइल जो है वो इटली की स्टाइल है। इसको 1619 में बिल्ड किया गया था। फिर है वेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा। ये चर्च जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल है और 1604 में इसको बनाया गया था पोर्चुगल्स के द्वारा गोवा में। फिर सेंट पाउल चर्च है दीव में, दमन एंड दीव। दीव में जो दीव पोर्ट है ना, दीव फोर्ट जो है वहां पर भी आपको 3 चर्च देखने को मिलेंगे। तो ये दीव फोर्ट जो है, दीव का किला, वो भी पोर्चुगल्स ने बनाया है। सेंट पाउल चर्च इन दीव 1610 में ये भी पोर्चुगल्स ने बनाया है। दीव फोर्ट जो है वो 1535 में पोर्चुगल से बनाया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं और भी चर्च है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के किनारे आपका बेंडल चर्च है, ये भी आपको पोर्चुगल्स ने बनवाया है। तो ये पोर्चुगल्स के समय के बनाए हुए कुछ आर्किटेक्ट हैं जो आपको ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंच आर्किटेक्ट के बारे में। सो जहाँ पर फ्रांसीसी कॉलोनीज थी, जैसे कि पौंडीचेरी, माहे, करैकल, आपका वेस्ट बंगाल, चंद्रनगर, तो इन एरियाज़ में आपको फ्रांसीसी आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है कि पौंडीचेरी में काफ़ी लंबे समय तक जो है वो फ्रांसीसीज रहे थे, तो पौंडीचेरी में फ्रांसीसी कॉलोनीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब फ्रांसीसीज जो आर्किटेक्ट है ना, वो पर्शियन आर्किटेक्ट स्टाइल है। कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल है, पर्शियन है। ठीक है, आपको पौंडीचेरी, बंगाल, करैकल, माहे में ये मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। सम ऑफ द नोटेड बिल्डिंग्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, ये स्टैच्यू कहाँ पर है, पौंडीचेरी में। ये स्टैच्यू कहाँ पर है, पौंडीचेरी में है। जॉन ऑफ आर्क एट डुमास स्ट्रीट, डुमास स्ट्रीट में ये आपको स्टैच्यू देखने को मिलेगा। ली कैफे, मैरी बिल्डिंग, ये मैरी बिल्डिंग है और ये मैरी बिल्डिंग जो है वो पौंडीचेरी में प्रेजेंट है और पौंडीचेरी म्यूनसिपालिटी के अंदर आती है ये। फिर ले फ्योर डू सोल्डर, ये आपका एक हॉल है जो कि सोल्जर्स के लिए है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ काम किए हैं चंद्रनगर में और पौंडीचेरी में कई चर्चेस का निर्माण भी फ्रांसीसीज ने करवाया है। हम आते हैं ब्रिटिश आर्किटेक्ट। अब ब्रिटिशर्स का आर्किटेक्ट देखिए, विक्टोरियन आर्किटेक्ट फॉलो करते थे ये, गॉथिक, इंपेरियल, क्रिश्चियन,
पैलेडियन एंड विक्टोरियन, है ना। पहले ये लोग इन 5 जो स्टाइल थी उनमें आर्किटेक्ट को बिल्ड करना का काम करते थे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाती है तो उसके बाद इनके जो आर्किटेक्ट होते हैं वो न्यू रोमन हो जाते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट है या जो ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग है, जैसे कि गॉथिक सिटी हम बोल रहे हैं बॉम्बे को, आपका जो विक्टोरियस टर्मिनल है वो विक्टोरियन आर्किटेक्ट में है। तो ये आर्किटेक्ट आपको किसके मिलेंगे, ब्रिटिशर्स के मिलेंगे, गॉथिक, इंपीरियल, क्रिश्चियन, पैलेडियन एंड विक्टोरियन। और ये लोग रेड सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का यूज़ करते थे। तो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर का उपयोग करके बेसिकली अपने आर्किटेक्ट को तैयार करते थे। कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि म्यूजियम एट जयपुर, मूर मार्केट इन चेन्नई, गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन इन मुंबई, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, कोलकाता में है, और इसको विलियम एमरसन ने डिज़ाइन किया है। किसने डिज़ाइन किया है, विलियम एमरसन ने विक्टोरिया मेमोरियल को डिज़ाइन किया है, कोलकाता में है। तो पहले वो ये सब आर्किटेक्ट बनाते थे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाती है उसके बाद ये लोग न्यू रोमन या न्यू क्लासिकल स्टाइल को फॉलो करने लगते हैं। तो न्यू रोमन डिज़ाइन या न्यू क्लासिकल डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि नई दिल्ली में जो बिल्डिंग्स आपको दिखती हैं जिसको एडविन लुटियन ने तैयार किया और हार्वर्ड बेकर ने। तो 2 आपको यहाँ पे आर्किटेक्ट के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, एक है एडविन लुटियन एंड दूसरे हैं हार्वर्ड बेकर, ठीक है ना। ये दोनों जो आर्किटेक्ट है, चीफ आर्किटेक्ट है, जिन्होंने पूरी दिल्ली को तैयार किया है, जो नई बिल्डिंग्स बनाई हैं न्यू रोमन डिज़ाइन में इन्होंने तैयार की है, इसलिए इन्हें रोम ऑफ हिंदुस्तान, इट इज़ कॉमनली रिफर एज द रोम ऑफ हिंदुस्तानी जो बिल्डिंग है ना न्यू दिल्ली में, इन्हें आप रोम ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन तैयार किया है एडविन लुटियन ने, ठीक है। आप लोगों को राष्ट्रपति भवन के बारे में पता होगा, उसमें साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, और ये सब डिज़ाइन किसने किए हैं, हार्वर्ड बेकर ने किए हैं। फिर इंग्लिशमैन रॉबर्ट टी, इन्होंने जो है वो कनॉट प्लेस को बिल्ड किया। ये कनॉट प्लेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे न्यू रोमन डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। अब अगली जो बात बता रही हूँ ना मैं, उसको एकदम कंठस्थ कर लो। कंठस्थ करने का मतलब एकदम बिल्कुल याद कर लो। और स्पेशली जो कुछ एमपी वाले होंगे तो उनको शायद मेरी बात समझ में भी आएगी। आप लोगों ने चार्ल्स कोरिया के बारे में सुना होगा, है ना एमपी वालों, चार्ल्स कोरिया के बारे में सुना होगा। चार्ल्स कोरिया ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की असेंबली बिल्डिंग, मध्य प्रदेश जो विधानसभा है ना, उसको बनाने का काम चार्ल्स कोरिया ने किया है। और चार्ल्स कोरिया को 2006 में हमने पद्म विभूषण भी दे डाला है। तो ये पर्सन कितने इंपॉर्टेंट होगा ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए मैं यहाँ पे बस केवल और केवल 3 आर्किटेक्ट के बारे में आपको बताती हूँ, है ना, जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। पहले हैं लूरी बेकर। लूरी बेकर, इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ पुअर कहा जाता है, ठीक है, और इन्हें गांधी ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा गांधी ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट किसे कहेंगे, तो लूरी बेकर को कहेंगे। इन्हें नॉमिनेट किया गया था प्रिट्जगर प्राइज़ के लिए। प्रिट्जगर प्राइज़ आप सभी को पता है नोबेल प्राइज़ की तरह ही होता है आर्किटेक्ट की फील्ड में। 2006 में इन्हें नॉमिनेट किया गया था। अगली बात करते हैं ली कार्बीजर। तो यहाँ पे जो ली कार्ब्यूशर है, ली कार्ब्यूशर ने आर्किटेक्ट किया है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को हम प्लान सिटी बोलते हैं ना, इनकी ही देन है, और एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। अगली बात करते हैं चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया जो है वो अर्बन बिल्डिंग डिज़ाइन एंड प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने नवी मुंबई को प्लान किया है, कंचनजंगा अपार्टमेंट मुंबई, ब्रिटिश काउंसिल बिल्डिंग न्यू दिल्ली, इन सब के आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया। इन्होंने मध्य प्रदेश असेंबली बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है। महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम अहमदाबाद, LIC बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली, इस सब के आर्किटेक्ट कौन है, चार्ल्स कोरिया है। इसलिए 2006 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। तो 3 आर्किटेक्ट है, इनको याद रख लेना, छोटा छोटा सही है, ठीक है ना। चलो, ये तो हो गई सारी आर्किटेक्ट के बारे में। अब कुछ बातें हम यहाँ पे ट्रेड ट्रांसपोर्ट के बारे में भी कर लेते हैं। देखिएगा 19वीं सेंचुरी तक क्या था, भारत में जो ट्रांसपोर्ट था वो काफ़ी बैकवर्ड था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप घोड़ों का उपयोग करते थे, कैमल्स का उपयोग करते थे, बुल कार्ट का यूज़ करते थे, है ना, इस तरीके से काम होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने समझा कि यार भारत का जो रॉ मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए हमको एक प्रॉपर और चीप और ईजी
सस्ता, टिकाऊ, सुंदर, है ना, इस तरीके के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। तो ब्रिटिशर्स ने प्लान किया कि भारत में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की शुरुआत करेंगे, जिससे हम रॉ मटेरियल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। इसलिए ब्रिटिश रूल ने ही सबसे पहले स्टीम शिप को इंट्रोड्यूस किया था रिवर पे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि स्टीम शिप को रिवर पे किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ब्रिटिशर्स ने किया था। फिर उन्होंने रेलवे की शुरुआत की, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। इस कहानी को थोड़ा सा हम समझते हैं। पहला रेलवे इंजन डिज़ाइन किया गया था किसके द्वारा? डिज़ाइन बाय जॉर्ज स्टेफन्स। ठीक है, जॉर्ज स्टेफन्स ने पहला रेलवे इंजन डिज़ाइन किया था इंग्लैंड में 1814 में, 1814 में। पहले सजेस्ट किया गया कि इंडियन रेलवे जो है बिल्ड किया जाएगा कहाँ पे? मद्रास में, 1831 में मद्रास में इसको बिल्ड किया जाएगा। लेकिन ये जो रेलवे थी उसमें कोई स्टीम इंजन नहीं था, हॉर्सेस के द्वारा इसे खींचा जाता था, घोड़ों की मदद से खींचा जाता था। फिर बाद में बात डिसाइड किया गया कि हम स्टीम ड्रिवन रेलवे को तैयार करेंगे। ऐसा प्रपोजल दिया गया 1834 में, कहाँ पर? इंग्लैंड में। 1834 में प्रपोजल दिया गया इंग्लैंड में कि भारत में हम स्टीम ड्रिवन, मतलब जो भाप से चलने वाले इंजन है, और रेलवे उस तरीके के इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन ये डिसाइड किया गया कि कंस्ट्रक्शन होगा कैसे, क्योंकि पटरियां बिछाने में, स्टीम इंजन तैयार करने में काफ़ी खर्चा होगा। तो प्राइवेट पार्टनर यहाँ पर आए और प्राइवेट पार्टनरशिप से हम यहाँ पर इसको बिल्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि जो प्राइवेट कंपनी है वो हमें गारंटी दे कि मिनिमम ऑफ 5% रिटर्न ऑन देयर कैपिटल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पहली जो रेलवे लाइन बिछाई गई वो बॉम्बे से थाने के बीच में बिछाई गई 1853 में। डलहौजी का समय है ये, ठीक है, बॉम्बे टू थाने 1853, 1853। फिर डलहौजी ने जो है वो पोस्टल एंड टेलीग्राफ सिस्टम की भी शुरुआत की। ठीक है, पहली जो टेलीग्राफ लाइन थी वो कलकत्ता से आगरा के बीच में थी, 1853 में इसको ओपन किया गया। और डलहौजी ने जो है वो पोस्टेज स्टैम्प्स को भी इंट्रोड्यूस किया था और यूनिफॉर्म रेट डिसाइड किए थे। अगली बात करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास्ट बाय ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स तो भारत में रह रहे थे और वो लोग समझ चुके थे कि भारत का जो ओल्ड ट्रेडिशन है, भारत का की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, उनके लिए कितना ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे स्कॉलर्स जो थे वो इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर, आर्ट, मतलब काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखाते थे। तो यहाँ पे देखेंगे विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी बंगाल में। जॉन्स हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। ठीक है, इसके अलावा ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI डिपार्टमेंट को भी सेटअप किया गया अलेक्जेंडर कनिंगम एंड जॉन मार्शल की मदद से। इसके अलावा जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने क्या किया था, जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे उनको पढ़ा था, उनको समझा था, है ना, आपका डेसिफर्ड किया था, जो कि ब्राह्मी भाषा में, ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो ये सारे काम में ब्रिटिश एरा में हुए हैं। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले क्या होता था कि जो विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, उनका आउट मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड से या दूसरे देशों के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था, दूसरे व्यापारियों के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं था। ओकेजनली जब कोई व्यापारी उनके गांव में किसी फेस्टिवल के समय पहुंच गया, क्लॉथ मर्चेंट पहुंच गया, तो उतना ही कांटेक्ट था। आगे जाके आप देखेंगे 1860 तक, 1860 तक जो है वो कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का शुरू हो गया। और पहली जो दो क्रॉप थी, पहली जो दो फसल थी जिनका कमर्शलाइजेशन किया गया वो ओपियम और इंडिगो थी, नील की खेती और अफीम की खेती। इसके बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। फिर आगे जाके कॉटन, वीट, शुगर केन, टैबेको, ऑयल सीड का भी यहाँ पर कमर्शलाइजेशन हो गया और बार्टर सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। जितना भी ट्रांजेक्शन होता था वो कैश ट्रांजेक्शन होने लगा था। ठीक, पहले क्या होता था, ब्रिटिश रूल के पहले की कंडीशन ये थी कि इंडिया जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स को पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता था और बदले में गोल्ड रिसीव करता था। लेकिन जब ब्रिटिश रूल शुरू हुआ और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद इंडिया से रॉ मटेरियल जो है वो ब्रिटेन जाने लगा और ब्रिटेन में बनी हुई जो गुड्स थे, ब्रिटेन में बनी हुई जो वस्तुएं थी वो भारत में आने लगी। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होने लगी थी। तो आप देख सकते हैं कितना चेंजेस हुआ था, हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। अगली बात करते हैं राइज ऑफ मिडिल क्लास एंड फ्री प्रेस। तो यहाँ पर देखिए जो वेस्टर्न एजुकेशन हमने इंट्रोड्यूस किया, हमने कई सारे कॉलेजेस बनाए, स्कूल बनाए और मिडिल क्लास को भी पढ़ने का मौका दिया। तो कई सारे स्कॉलर या ग्रेटेस्ट लीडर जो है वो मिडिल क्लास से सामने आए, जैसे कि राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू जी भी। इसके बाद हमने प्रेस, इंडिया की जो प्रेस है उसको भी थोड़ी बहुत फ्रीडम दे के रखी थी, हालांकि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन भी थे, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 का,
इंडिया प्रेस एक्ट है 1910 का। इसके अलावा अभी भारत में कई सारी प्रेस जो है वो बन रही थी, न्यूज़पेपर्स बन रहे थे, मैगजीन, वीकली, मंथली न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे थे। पहला जो न्यूज़पेपर इंडिया में आया था वो लेकर आए थे जेम्स अगस्टस हिक्की 1780 में, 1780 में, जिसका नाम बंगाल गजट है। ठीक है, बंगाल गजट, जिसको कैलकाटा जनरल एडवाइजर भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है कि 74 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट बना, जुडिशरी आई, है ना। आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपका जो आईपीसी है ना, इंडियन पीनल कोड, वो ब्रिटिशर्स ही लेकर आए थे, है ना। ब्यूरोक्रेसी हो गया। इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो सिस्टम ऑफ फाइल, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके अलावा रिवेन्यू कलेक्शन को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंकिंग, सेंसेस, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, आर्मी, इनकम टैक्स, ये सारे कौन लेकर आया है? ब्रिटिशर्स लेकर आए हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में अगर बात करें तो पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1897 में बाय द स्मॉल फर्म इन द दार्जिलिंग में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर आगे 2 और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। यहाँ पे देखेंगे शिव समुद्रम ऑन द कावेरी रिवर बाय द मैसूर गवर्नमेंट एंड द खोपली प्लांट बाय द टाटा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इस तरीके से हमारे देश में पावर जनरेशन शुरू हुआ था। और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की इंस्टॉल कैपेसिटी थी, मतलब हम कितना इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो 7 मिलियन किलोवाट की थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी, आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। अब देखो, ये तो इतना सारा आर्किटेक्ट, इतनी बड़ी कहानियां हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस पूरे टॉपिक को और आसान भाषा में समझने के लिए और ज़्यादा सीखने के लिए आपको वो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जो पॉसिबल हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे हम और ऐसे वीडियो कवर करेंगे जहाँ पे टू द पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। और सेशन पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।